तो फिर आता है क्या तुम्हारा इनकम मेंटेन मेथड आता है। तो इनकम मेंटेन मेथड में जैसे कि तुम्हारा जैसे कि ये वेंडर कंपनी है और उसका नेट रिसीव्स का है तो और वो रिटर्न 20% कमाती है तो उसका इनकम वेंडर कंपनी का इतना हो गया। तो कितना इशू करना पड़ेगा कि वही इनकम मेंटेन कर सके। तो इसका रेट तो तुमको पता है 15% है। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 15% तो करोगे तो 12 लाख का करोगे। नेट एसेस होना चाहिए तब उसका जाके 15% हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हारा यहाँ शेयर्स का भी हो जाएगा कि 5 लाख का वेंडर कंपनी 12% से 60,000 कमाती है और इसका 20% प्रीफरेंस शेयर इशूड करने पड़ेंगे पी कंपनी को। लेकिन कितने शेयर्स इशू करेगी तो वो बता दिया 3 लाख। ठीक है। अकाउंटिंग में जैसे कि यार जैसे कि पूलिंग इंटरेस्ट मेथड होता है तो ये क्या होता है नेचर ऑफ द मर्जर होता है। और परचेस मेथड होता है वो क्या होता है नेचर ऑफ द क्या होता है परचेस पे होता है। तो ए लिमिटेड वेंडर कंपनी है, बी लिमिटेड ये है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा ना कि इसका इंटेंशन क्या है। अगर इसका इंटेंशन सिर्फ ना इसका इंटेंशन है अर्न करना इंटरेस्ट जब बढ़ जाएगी डिविडेंड कमाना है भाव बढ़ेगा तो बेच दूंगा तो ये AS 13 लगता है इसमें। फिर अगर इसका इंटेंशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का है तो AS 23 लग जाएगा। और अगर सेम इसका इंट्रेंस क्या होता है 50% से ज़्यादा कंट्रोल पाना है तो AS 21 लग जाएगा। वाइंड अप नहीं करना है। फिर उसका क्या होता है परचेज मेथड आता है। तो जब AS 13 लगता है तो तुम्हारा क्या होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कंसोलिडेशन का है। और जब AS 21 23 और 27 भी लगता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन क्या है, यहाँ पे इंटेंशन है बिजनेस क्या होता है परचेज करने का इंटेंशन। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट तो लिक्विडेटर अपॉइंट करते हो ना वेंडर कंपनी, तो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। फिर उसके बाद से जो भी एसेट्स क्या कहते हैं परचेस मेथड ने परचेस कंपनी ने ली होगी वो आ जाएगी। फिर जो भी लाइबिलिटीज़ ली होगी जो एग्रीड वैल्यू पे ली होगी, नहीं होगा तो परचेज वैल्यू, नहीं तो बुक वैल्यू पे। फिर उसके बाद बिजनेस परचेज जो यहाँ का बिजनेस है यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसका देखना है कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। अगर देखो अगर ना सिंपल सी बात है, अगर तुम नेट एसेट्स लगा रहे हो तो नेट एसेट लगा रहे हो तो गुडविल ना जो जैसे एडजस्टमेंट में दी होती है तो वो आती है बैलेंस शीट में होती है। नहीं तो अगर नेट पेमेंट लगा रहे हो तो तुम्हारा गुडविल एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ठीक है, तुम्हारा गुडविल एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। फिर लिक्विडेटर इसको क्लोज करोगे जो भी परचेज कंपनी अपना देगी। मतलब कि परचेज कंपनी इक्विटी शेयर दे रही है, प्रीफरेंस शेयर दे रही है, बैंक इतना दे रही है, सिक्योरिटी प्रीम, तो वो डिस्चार्ज जो भी कर रही है तो वो आएगा। देखो अगर नेट पेमेंट मेथड होगी तो ये गुडविल किसी भी काम की नहीं होगी। देखो ये हमेशा ना यहाँ पे फेस वैल्यू से होगा। यहाँ पे हमेशा ये फेस वैल्यू हो सका क्योंकि पी परचेज कंपनी में जो जनरल न्यूज़ का 3 और 4 तुम्हारा फेस वैल्यू से होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम या तो तुम बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, नहीं तो इसको 1500 इनको 10 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, इसमें 4 का 50 सर 6 सिक्योरिटी प्रीमियम था, ऐसे करके निकाल सकते हो। जब यहाँ पे नेट पेमेंट निकला है तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर की तरह निकला है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे नेट एसेट्स मेथड निकला है तो यहाँ पे गुडविल आया हुआ है। देखो गुडविल यहाँ पे थी 1 लाख की, यहाँ पे भी आई हुई है। होता था कुछ कंपनी ना मंगवा लेती थी और इसका डिडक्शन भी ले लेती, लेकिन कुछ असली में ना मशीन मंगवाती नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने बोला डिडक्शन कम तब मिलेगा जब मशीन एक्चुअली में आ जाएगी। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक किए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट रिजर्व किए। मान लो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 8 लाख का है और इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट रिजर्व 5 लाख का है तो टैक्सेबल 3 ही लाख का ही होगा। लेकिन मान लो कि तो और उसमें कंडीशन की 5 साल तक आपको मशीन रखनी ही है और तुम ना क्या 2 साल बाद ही मशीन भेज दिए तो बेच दिए तो पी कंपनी भी इसका फ़ायदा, गवर्नमेंट ने कहा कि पी कंपनी भी इसका फ़ायदा उठा सकती है लेकिन उसको 3 साल तक और मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हाँ, अगर रिमेनिंग पीरियड तक वो मेंटेन करेगी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये अमेलगेनेशन पे क्या होता है छूट है। तो अब तो जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है ही नहीं तो उसके एक नोशनल अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है अमेलगेनेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैचुरी रिजर्व अकाउंट, और इसको करके जो भी स्टैचुरी रिजर्व होगा वो उसको कर देंगे। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि मेंटेन करना है तो भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला भी नहीं तो भी मेंटेन करना पड़ेगा। का पता है कैंसिल हो जाता है बिल्स रिसीवल
बिल्स रिसीवेबल डेबिट में जाता था ना, तो क्रेडिट में चला जाएगा, बिल्स पेबल तुम्हारा डेबिट में चला जाएगा। ऐसे ही लोन्स का भी कैंसिल कर दोगे, सिंपल सी बात है। फिर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, तो क्या होता है जब ना अगर परचेजिंग कंपनी गुड्स परचेज करती है या बेचती है वेंडर कंपनी को, तो क्या होता है डेटर क्रेडिटर। अब मान लो कि गुड्स ना, तो उसने ना क्या होता है बेचा है, तो वो डेटर हो गया। तो सबसे पहले इसका दो इफेक्ट आएगा, एक तो डेटर की एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व तो नहीं है। अगर अनरियलाइज प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो मान लो कि इसने इसको बेचा, तो इसने ना अपना प्रॉफिट लगा करके 2,50,000 में इसको बेचा। अब ना ये वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी खरीद लेती है, लेकिन वो तो खरीदेगी तो 2,50,000 में ही खरीदेगी, लेकिन एक्चुअल में तो उसका अमाउंट जो है, उसका जो एक्चुअल में जो अमाउंट है वो तो सिर्फ तुम्हारा 2 लाख का है कॉस्ट, और 50,000 तो उसकी प्रॉफिट थी। तो अब वो 50,000 ज़्यादा में खरीद रही, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो 50,000 जो ज़्यादा में खरीद रही है वो गुडविल हो जाएगा। हो सकता है वैसे कम में भी खरीदे तो तुमको उसको क्या हो जाएगा, एज अ कैपिटल रिजर्व भी मिल सकता है, तो उसको ध्यान दे करके चलना। हो सकता है कि उसने ना 2,50,000 का बेचा था, लेकिन अभी करेंटली वेंडर कंपनी के स्टॉक में सिर्फ 1,25,000 का पड़ा हुआ है, तो तुमको उसका ना मतलब बोलेगा कि ये सेल्स पे है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर बोला है तो सेल्स पे निकालना, लेकिन तुमको कॉस्ट का अमाउंट दे देगा, तो तुमको उसको सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब तरीका होता है कन्वर्ट करने का। देखो यहाँ पे बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स 5 लाख का है, 30% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे है तो कर सकते हो डायरेक्ट सेल्स से। देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है, सेल्स ऑफ गुड्स नहीं था, यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स 5 लाख का, और यहाँ पे सेल्स है तो सेल्स पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो सेल्स है और यहाँ पे कॉस्ट है, तो इसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, वेंडर कंपनी ने परचेज़ किया है गुड्स फ्रॉम दी पी कंपनी ने उसे 2 लाख का बेचा हुआ है, लेकिन वहाँ पे 28,000 का अभी भी गुड्स रिमेंड है स्टॉक में, और वो ना 40% ऑफ द कॉस्ट था। लेकिन ये तो क्या होता है 40% ऑफ द कॉस्ट, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो तुमको तो सेल्स पे निकालना, तो उसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 8,000। 8,000 तो वो एक तरीके से 8,000 तुम्हारा गुडविल हो जाएगा। 20,000 का था, लेकिन मैंने 8,000 एक्स्ट्रा पे किया, तो क्यों पे किया, गुडविल की वजह से। आता है तुम्हारा कैश इन ट्रांजिट। अब कैश इन ट्रांजिट क्या होता है, अब मान लो ना कि वेंडर कंपनी ने ना पेमेंट किया है किसको, पी कंपनी को, तो वो ना तुम्हारा 5 लाख का पेमेंट किया है, लेकिन 5 लाख का पेमेंट तो किया है, लेकिन ना दोनों बैलेंस शीट में अलग अलग दिखा रहा है। एक के बैलेंस शीट में तुम्हारा 5 लाख दिखा रहा है, एक के बैलेंस शीट में तुम्हारा 4 लाख दिखा रहा है। तो तुम्हें खुद समझ जाना पड़ेगा कि 1 लाख जो है ना वो ना तुम्हारा कैश इन ट्रांजिट में है। बोरोइंग फ्रॉम, एक का तुम्हारा 5 लाख दिखा रहा है, और एक का तुम्हारा 4 लाख दिखा रहा है। बोरो किया था, लेकिन उसने ना क्या किया, पे किया है, रीपेमेंट किया है 1 लाख का। लेकिन कैश इन ट्रांजिट है, तो इसीलिए नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए देखो इसने ना क्या हुआ, ऐसे 5 लाख का लिया था लोन, 1 लाख का तो इसने पेमेंट किया है, तो 1 लाख अभी पहुंचा नहीं है, तो इसको कैश इन ट्रांजिट टू लोन, तो अब इसका 1 लाख कम करके दिखा दिया। तो एक जगह तुम्हारा 4 लाख दिखा रहा होगा, एक जगह तुम्हारा 5 लाख दिखा रहा होगा, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा कैश इन ट्रांजिट की एंट्री है। नेट में क्या होता है, हमेशा पी कंपनी का आता है, और जितना शेयर तुम लिक्विडेटर को इशू कर रहे हो वो आता है। CRR भी पी कंपनी का आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पी कंपनी का, और जितना तुम लिक्विडेटर को सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ लिक्विडेटर जितना हुआ है वो पी कंपनी का, जितना एसेट्स तुम टेकन ओवर किए हो वो कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट का अलग से देख लेना पहले ना, जितनी भी बैलेंस शीट में जितनी भी तुमको दिख रहा है, उन सब की ना अकाउंट में जितने भी क्या दिख रहे हैं उसमें एक एक एंट्री होगी, और फिर बाकी सब की क्या होगी, तुम्हारी डबल एंट्री होगी। डबल इफेक्ट देना है। मान लो कि वी कंपनी है, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो 6 लाख 4 लाख यहाँ पे आ गया, करंट लायबिलिटी तुम्हारी यहाँ पे आ गई। ये इसको पहले खाली करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे। के बाद से जो भी तुम्हारी एंट्री हो रही है उसके ना क्या होंगे, डबल डबल इफेक्ट आएंगे। मान लो कि तुम्हारा क्या हुआ है, परचेजिंग कंपनी
परचेस कंसिडरेशन तुम्हारा कितना आया, 7,50,000 है। तो 7,50,000 तो क्या होता है, पी कंपनी बिजनेस परचेज लिक्विडेटर होता है। पहले तो ड्यू की एंट्री होती है ना, ये तो पी कंपनी का ना, वेंडर कंपनी का है। तो परचेज कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, तो परचेज कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। फिर उसके बाद से ये दो डबल इफेक्ट गया यहाँ पे। फिर क्या होगा कि ये परचेज कंपनी टू रियलाइजेशन हुआ है, तो इतने में 7,50,000 ड्यू हुआ है। और पैसा मिला है कि नहीं, अगर पैसा मिला होगा तो बैंक आ गया होगा, और तो ये बैंक आ गया होगा, और फिर यही बैंक तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन सब में। असल में क्या होता है, पी कंपनी क्या होता है, डी होती है, तो मतलब क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, इक्विटी शेयर्स इन पी कंपनी हो गया, कि ये तुमको पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर्स इन पी कंपनी हो गया तुम्हारा। ये जैसे कि क्या हो गया, डिबेंचर इन पी कंपनी हो गया, बैंक हो गया, यहाँ मिल रहा है इक्विटी शेयर्स पी कंपनी के नाम पे, ऐसे ऐसे तुमको मिलेगा। अब क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, और फिर जब ये रिसीव हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, फिर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिबेंचर इन पी कंपनी टू इक्विटी शेयर्स इन पी कंपनी। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, और ये तो तुमको पता ही है। फिर उसके बाद से रियलाइजेशन का, तुमको जो रियलाइजेशन की प्रॉफिट होती है, तो वो क्या होती है, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर की वो रियलाइजेशन की प्रॉफिट आ जाएगी ट्रांसफ़र होके। मान लो ये सब तो बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन सब का तो सबके एक एक इफेक्ट दे दोगे। और फिर जब तुम उसको सेलिंग प्राइस, मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब परचेज कंसिडरेशन होता है, फिर वो आ जाएगा, उसका डबल इफेक्ट आ जाएगा। फिर ड्यू की है, पहले तो ड्यू की एंट्री आएगी कि पी कंपनी को रियलाइजेशन इतने में करना है, तो वो क्या क्या देगी, उसके बाद से क्या क्या उसको रिसीव हो रहा है, फिर उसके बाद से शेयर होल्डर्स को कितना जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो बात आती है।